हेलो दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया है एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 के 15 सितंबर शिफ्ट 2 का पेपर। शिफ्ट 1 तक हम लोग देख चुके थे और कल किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए सॉरी। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है आज के शिफ्ट का, जिसमें बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करने इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है, 7/8 इंटू 2.4 को लिख सकते हैं 24/10। ठीक है, और ये 0.6 होगा ना। अब इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये 6/10 पलट के कितना हो जाएगा, 10/6। तो ये हो जाएगा इंटू 10/6। क्लियर है। 10 कैंसिल आउट और 8 के 24, 3 × 2 6, यानी कि 7/2 बचा। और 7/2 होता क्या है, 3.5। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर 10 के बराबर है। तो जिसका भी सम 10 के बराबर होगा वो 10 के बराबर हो सकता है। एक तो ए दिख रहा है मुझे और एक बी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन बी होगा नहीं क्योंकि ये 10 प्लस समथिंग आ जाएगा। आप ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। जब इसको आप ब्रेक कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को, तो यहाँ से आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 + 3 + 2√121 हो जाएगा, √7 इंटू √3। ठीक है, और माइनस में क्या है, 2√21 है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। 7 + 3 कितना बचा, 10। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये आपको ऑप्शन से ही चेक करना था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें ए और बी का रेशियो दिया हुआ है और 6a + 2b 6a - 2b पूछ रहा है। ये भी बहुत ही आसान है। इसमें करना क्या है हमें कि ए और बी का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। तो ए और बी का वैल्यू यदि रखेंगे तो ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 3 है। तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 और प्लस 3 × 2 6, और रेशियो कितना है, 6a - 2b वही है, 30 - 6 यहाँ भी हो जाएगा। ये हो गया 36 और ये हो गया 24, यानी कि जब 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 और 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ए और बी जो है एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं 50,000 और 70,000। ठीक है, और 1 साल के बाद उनका जो टोटल प्रॉफिट होता है उनमें डिवाइड होना है। और इस इन्वेस्टमेंट में क्या है, 10% का मतलब इंटरेस्ट भी शामिल है। सेम टाइप का सवाल हम लोगों ने किसी पिछले दूसरे शिफ्ट में देखा था। सेम टाइप का सवाल था, उसमें भी 10% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा था। और टोटल प्रॉफिट में क्या है ना कि इंटरेस्ट यहाँ भी शामिल है। ये जो टोटल 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें इस बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट प्लस 10% पर एनम का इंटरेस्ट दोनों शामिल है। तो जब शामिल है तो प्रॉफिट और जो इंटरेस्ट है दोनों उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में इनका शेयर है। यानी कि इनका शेयर 50,000 और 70,000 5:7 के रेशियो में है ना, तो इसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ए और बी का इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में है, 5:7, और टाइम पीरियड सेम है। ठीक है, तो टोटल 18,000 का जो प्रॉफिट है वो इन दोनों में बटेगा। तो पूछ रहा है ए का प्रॉफिट, ए का कितना हिस्सा मिलेगा ए को। तो टोटल 12 हिस्सा है ना, 5 और 7, और ए का कितना हिस्सा है, 5। तो 5 ए को कितना मिलेगा, 5/12। टोटल 12 हिस्सा में से 5 हिस्सा ए को मिलेगा। और टोटल प्रॉफिट 18,000 का यहाँ से काट दीजिए, 1500 बार में कटेगा। और 1500 × 5 7500, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 1000 से लेकर 1300 के बीच वो नंबर क्या होगा, मतलब उन नंबर्स का एवरेज क्या होगा जो 25 से डिविजिबल है। ठीक है, मतलब 1000 से लेकर 1300 से बीच जितने भी नंबर 25 से डिविजिबल हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, किसी भी सीरीज का, एपी में यदि वो सीरीज है लगातार बढ़ रहा है एक फिक्स नंबर से, तो उसका हम लोग एवरेज निकालते हैं, पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। यही करते हैं। तो यहाँ पे हमें 1100 और 1300 के बीच के संख्या का यदि एवरेज निकालना है तो ऑब्वियसली 1000 और 1300 के बीच का निकालना है, तो 1000 और 1300 के बीच का ही आंसर होगा। यानी कि सी और डी तो कैंसिल ही हो गया, ये ऑप्शन सेंस ही नहीं रखता है। अब बचा 2 ऑप्शन, तो या तो आप ऑप्शन से ट्राई कर लीजिए। वैसे इसका आंसर 1150 दिख रहा है क्योंकि 1150 जो है ना इन दोनों ऑप्शन के ठीक बीच में आ रहा है। और 1250 1300 के ज़्यादा पास आ रहा है। हालांकि आप इसको बना के देख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ 2 तरीके की वर्डिंग यूज होती है। पहला, जब आपको ये बोले कि 1000 से 1300 के बीच, ठीक है, तो इसमें 1000 और 1300 शामिल नहीं है। लेकिन जब बोले 1000 से 1300 तक,
जब ये बात बोले 1000 से 1300 तक, तो उसमें दोनों वर्डिंग्स हैं, दोनों नंबर शामिल है, 1000 से 1300, यानी कि 1000 भी शामिल है और 1300 भी शामिल है, ठीक है। लेकिन इनके बीच का नंबर बोल रहा है ना, तो 1000 शामिल नहीं होगा और 1300 भी शामिल नहीं होगा। तो पहला नंबर 1000 के बाद का जो कि 25 से डिवाइड हो, तो 1025 हो जाएगा। किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 25, 50, 75 या डबल जीरो है तो वो 25 से डिवाइड होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। और 1300 से जस्ट पहले कोई नंबर जो 2500 से डिवाइड होता है, क्योंकि इनके बीच का निकालना है। तो 1300, तो 25 से डिविजिबल, इसमें से 25 घटा देते हैं, यानी कि जो हमारा आखिरी नंबर होगा वो होगा 1275। तो ये पहला नंबर होगा उस सीरीज का जो 13 से डिवाइड है, और ये आखिरी नंबर होगा। तो एवरेज हमें इन्हीं दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करने पे मिल जाएगा। तो इन दोनों का सम और प्लस 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 1025 और 1275, यानी कि 2300 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1150, ठीक बीचों बीच 1000 और 1300 के। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 5 लगातार इवन नंबर्स हैं x1 से लेके x5 तक, ठीक है, और 4 लगातार ओड नंबर्स हैं y1 से लेके y4 तक। इनमें बोल रहा है कि जो एवरेज है इवन नंबर का, वो 5 नंबर ज्यादा है ओड नंबर के एवरेज से, ठीक है। और ये भी बोल रहा है कि जो इवन नंबर्स का सम है, मतलब x1, x2, x3, x4, x5, वो 30 ज्यादा है इस ओड नंबर के सम से, ठीक है। तो आप इस सवाल को कैसे बनाइएगा, देखिए, एक सेकेंड, ब्लैक पेन ये रहा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि यदि हम मान लेते हैं कि इन नंबर्स का x1 से लेके x5 का इसका एवरेज है xm, ठीक है, इसका एवरेज xm आ गया, और ये जो ऑड नंबर है इसका एवरेज ym है, ठीक है। मतलब इवन नंबर्स का हम लोग एवरेज मान लिए कि xm है, ठीक है, और ऑड नंबर का एवरेज मान लिए कि जो ऑड नंबर है 4 y1 से लेके y4 तक, उसका एवरेज ym है, ठीक है। तो सवाल में क्या दिया हुआ है कि xm ym से 5 ज़्यादा है, यही तो दे रहा है ना कि इवन नंबर का जो एवरेज है वो ऑड नंबर के एवरेज से 5 ज़्यादा है, यानी कि जो xm होगा वो ज़्यादा होगा ym से, कितना, 5। ये पहला बात जो सवाल में बोला गया है। दूसरा कि जो इवन नंबर का सम है, आप देखिए, जब इवन नंबर का सम का बात करेंगे ना तो हम इसको अलग अलग नहीं जोड़ने जाएंगे। हमें पता है कि किसी भी नंबर का जो एवरेज होता है, ठीक है, मान लेते हैं 5 नंबर का एवरेज 10 है, तो उस पांचों नंबर का सम क्या होगा, 5 गुना एवरेज, यही होता है ना। मतलब इस पांचों नंबर का x1 से लेके x5 तक का सम क्या होगा, यही होगा जो इस एवरेज का 5 गुना होगा। क्लियर है। तो इस पूरे नंबर का x1 से लेके x5 तक इन नंबर का एवरेज कितना है, xm है, तो इन नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, तो सम हो जाएगा, इवन नंबर का सम यहाँ पे लिख देते हैं, सम ऑफ इवन नंबर। टोटल कितने नंबर है, ये है 5, और इनका एवरेज क्या है, तो xm, ये इसका सम हो जाएगा। आप देखिए कि सम ऑफ ऑड नंबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑड नंबर हो जाएगा, टोटल कितने नंबर है ऑड वाले, 4, y1 से लेके y4 तक, और हर एक का एवरेज कितना है, ym, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल में क्या बोला है कि जो इवन नंबर का सम है वो ऑड नंबर के सम से 30 ज़्यादा है, तो इवन नंबर का सम कितना है, 5xm, ठीक है, और ऑड नंबर का सम से 30 ज़्यादा है, तो ऑड नंबर का सम 4ym, इससे 30 ज़्यादा है। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। हम करेंगे क्या, इस xm के जगह ym प्लस 4 रख देंगे, क्योंकि हमें निकालने क्या बोल रहा है, विषम संख्याओं का औसत, तो विषम संख्याओं का औसत तो हमने ym ही माना है ना, तो हमें ym ही निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। तो इस xm के जगह पे हम इसको रख देंगे ऊपर वाले वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 5, और xm के जगह पे जब हमने इस वैल्यू को रखा तो ये हो जाएगा ym प्लस 5 इक्वल टू 4ym प्लस 30, ठीक है। इसको देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5ym, उसमें से जब 4ym घटवाइएगा तो ये हो जाएगा ym इक्वल टू, यहाँ पे 30 है और ये 5 गुना 5 25 उधर जाएगा, तो 30 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 5, यानी कि विषम संख्याओं का एवरेज कितना आया, ऑड नंबर का एवरेज 5 आया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं था, बस इसका लैंग्वेज थोड़ा समझना मुश्किल होगा, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं था, ठीक है। यदि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एवरेज ही मल्टीप्लीकेशन, एवरेज ही, एवरेज को जब
नंबर्स के क्वांटिटीज़ है, मतलब मान लेते हैं 5 नंबर हैं और उनका एवरेज XM है, तो उसका सम जो होता है 5 इंटू XM होता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, यदि क्लियर है आप लोगों को, तो सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, तो इसको हम वापस से लिख नहीं रहे, हम यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। 350 का 80%, तो पता है जब देखिए हमें 350 का 80% निकालने बोले ना, तो यदि हमें 350 का 80% निकालना मुश्किल लगे कि 350 को आप 8 से गुना कीजिए, ठीक है, फिर 10 से डिवाइड कीजिए, तो हम क्या करेंगे ना, 350 का 20% निकालना ज़्यादा आसान हमें दिख रहा है। तो 20% निकाल के यदि 350 में से घटा देंगे, देखिए ये 350 खुद में 100% है ना, इसमें से जब इसका 20% घटा देंगे तो उसका 80% निकल जाएगा। तो 350 का 10% 35, 20% 70, यानी कि जब 350 में 20% घटा देंगे, 70 घटा देंगे, तो सीधा इसका 80% निकल जाएगा। तो 350 का 20% घटाएंगे यानी कि 70, तो नंबर कितना मिलेगा, 280। क्लियर है? यही छोटी छोटी चीज़ों से आपका कैलकुलेशन तेज हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये 160 का 37.5% निकालने बोल रहा है, और आप लोगों को पता है कि 12.5% जो होता है वो 1/8 होता है, रेशियो में होता है, फ्रैक्शन में। तो 12.5% से 3 गुना है, यानी 37.5%, तो ये 3/8 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू यदि 3/8 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 108 गुना 3/8। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिया हमने, और प्लस 500 का 11%, तो 500 गुना 11/100, ये भी आसान ही है, डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आसान हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 280 रह गया, माइनस में ये 8 से कट जाएगा 160 20 बार में, यानी कि 60 हो गया 20 गुना 3, और प्लस डबल जीरो कैंसिल आउट, 11 पच्चे 55, यहाँ से आपको मिल गया 275, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अमन जो है एक स्टार्टअप खोलता है और उसके लिए उसको 30,000 रुपये की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो गया दो लोगों के पास कि मुझे कुछ पैसे दे दो, और उसे दो लोगों से पैसे मिले। ठीक है, और जो पहला बंदा है लेंडर ए है, जिसने उसको कुछ पैसे दिए, उसने 9% पर एनम पे दिए। ठीक है, और जो दूसरा बंदा है लेंडर बी, उसने उसको 6% पर एनम पे दिए। ठीक है, और इन दोनों ने मिला के 30,000 रुपये इसको दिए, अमन को। ठीक है, अमन ने उन दोनों का लोन ठीक 4 साल के बाद एक बार में उतार दिया। जो भी पैसा लिया था प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट, 4 साल में दोनों को चुका दिया। ठीक है, लमसम पेमेंट करके। और ये बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट बना इन 4 सालों का, वो बना 9600। ठीक है, 30,000 रुपये उसने लिया, इसका कुछ पार्ट ए ने लैंड किया था, कुछ पार्ट बी ने लैंड किया था, और उसको जो इंटरेस्ट टोटल देना पड़ा वो देना पड़ा 9600। ठीक है, और जब उसने अपना अकाउंट वापस से देखा तो उसको ये समझ में आया कि उन्होंने जो उसने जो पैसा लिया था लेंडर ए और लेंडर बी से, उस अमाउंट को यदि वो इंटरचेंज कर देता, कहने का मतलब ये है कि जो पैसा उसने लेंडर ए से लिया था, यदि वही अमाउंट वो लेंडर बी से लेता, और जो अमाउंट उसने लेंडर बी से लिया था वो अमाउंट यदि लेंडर ए से लेता, तो उसको जो टोटल इंटरेस्ट है वो 1200 रुपया कम पे करना पड़ता। अभी 9600 पे किया था, तो उसको 1200 कम यानी कि सिर्फ 8400 पे करना पड़ता। ठीक है, अब सवाल में पूछ रहा है फाइनली आप लोगों से कि जो ओरिजिनल 30,000 रुपये उसने लिया, ठीक है, अमन ने बोरो किया 30,000, तो लेंडर ए से जो उसने 9% पर एनम पे लिया था, तो लेंडर ए से कितना पैसा उसने लिया। तो आप जब सवाल को पढ़िएगा तो आपको एक बात समझ में आएगा कि ये जो लाइन है कि उसने अपना अकाउंट देखने के बाद ये अंदाजा लगाया कि यदि वो पैसा इंटरचेंज करके लेता, मतलब जो पैसा उसने लेंडर ए से लिया था यदि वो लेंडर बी से लेता, और जो लेंडर बी से लिया था वो लेंडर ए से लेता, तो उसको 12% मतलब 1200 रुपये कम इंटरेस्ट देना पड़ता। ठीक है, इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। रीज़न ये है कि वो बता रहा है कि उसने ऐसा सोचा कि यदि वो ऐसा करता तो उसको कम इंटरेस्ट देना पड़ता, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं है। ठीक है, तो सवाल हमारा बहुत ही सिंपल है, उसको ये लाइन ऐड करके बहुत ही डिफिकल्ट बनाया गया फालतू का। ठीक है, इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। उसने लिया ही नहीं है इस लेंडर से पैसा, उसने बस सोचा कि यदि लेता तो 1200 रुपये कम होता। ठीक है, तो इतना लेंदी कैलकुलेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा सीधा सवाल हमारे पास ये है कि अमन ने 30,000 रुपया लिया। ठीक है,
इसमें से कुछ लेंडर ए से लिया और कुछ लेंडर बी से लिया, ठीक है। लेंडर ए से जो उसने लिया 9% पर एनम पे लिया और 4 साल में चुका दिया, ठीक है, 9% पर एनम पे। और लेंडर बी से जो लिया वो 6% पर एनम पे और इसको भी 4 साल पे चुका दिया। तो यदि दोनों के लिए 4 साल का पीरियड है, ठीक है, 4 ईयर्स का, लेंडर ए लेंडर बी दोनों, तो लेंडर ए को कितना इंटरेस्ट देगा? 9% पर एनम यानी कि 4 साल में 36। और लेंडर बी को कितना देगा? 6% पर एनम यानी कि 6 चौके 24%, यही देगा ना। अब ये देखिए वो टोटल इंटरेस्ट दे कितना रहा है, 9600 दे रहा है, सवाल में ही दिया हुआ है। 30,000 का 96% मतलब 9600 कितना परसेंट होगा? यहाँ से जब आप देखिएगा तो 9600 30,000 का कितना परसेंट है? तो 96 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100, 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो कैंसिल आउट, ये हो गया 32। कितना परसेंट है? 32%। यानी कि उसने 32% इंटरेस्ट दिया, ठीक है। हो गया, सवाल बन गया। सीधा सीधा सवाल ये है कि उसने ए से लिया 36%, बी से लिया 24% इंटरेस्ट, ए को 36% दिया, बी को 24% दिया, उसने टोटल इंटरेस्ट यदि 32 दिया, तो जैसे इसमें इलेगेशन लगाएंगे हम, ये आ जाएगा 32 माइनस 24 8 और 36 माइनस 32 4, यानी कि 2:1 के रेशियो में। उसने 30,000 लिया था 2:1 के रेशियो में, यानी कि ए को कितना देगा? 20,000 और ए को, सॉरी, बी को कितना देगा? 10,000। उसने टोटल 30,000 लिया था, तो 3 यूनिट बराबर यदि 30,000 है तो 1 यूनिट बराबर 10,000, तो 2 यूनिट बराबर 20,000, यानी कि लेंडर ए से कितना लिया था? 20,000। क्लियर है? आसान सवाल था। आइए अगले सवाल, अगला सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है कि एक गारमेंट शॉप है, उसने एक शर्ट को ए पे बेचा 5% का लॉस लेके, ठीक है। अब मान लीजिए यदि उसका सीपी था 100 का, ठीक है, उसने 5% का लॉस लेके जो सेलिंग प्राइस था उसका ए हो गया, यानी कि 5% का लॉस लिया तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 95। इस 100 में ही 5% का लॉस लिया ना सीपी पे, तो ए की वैल्यू 95 है। अब बोल रहा है कि एक फेस्टिवल सीजन में उसने अपने शर्ट पे जो मार्क प्राइस किया वो 1.2 ए किया, यानी कि उसने मार्क प्राइस क्या कर दिया एक फेस्टिवल सीजन में? 1.2 ए किया, और ए की वैल्यू पता है 95, तो 1.2 ए कितना हो जाएगा? 9.5। मतलब सीधा सीधा 1.2 ए का मतलब हो गया ए का 120%, ए में 120% बढ़ा दिया, तो 92 इंटू, सॉरी 95 इंटू 1.2, यही होगा ना। तो 95 और 19 कितना हो जाएगा? 114। मार्क प्राइस उसने कितना रखा? 114, ठीक है। अब उसने एक फ्लैट डिस्काउंट दिया 10% का मार्क प्राइस पे, तो यदि आप 114 का 10% डिस्काउंट दीजिएगा, यानी कि आप 11 रुपये 4 पैसे का डिस्काउंट दीजिएगा, तो जब आप 11 रुपये 4 पैसे का डिस्काउंट दीजिएगा तो बेचिएगा कितने में? 102 रुपया 6 पैसे में। अब आप देखिए 100 सीपी था, 102 रुपया 6 पैसा पे बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपया 6 पैसे का हुआ। तो परसेंटेज में जब बात करेंगे तो इतना ही प्रॉफिट हो जाएगा, 2.6, ठीक है, क्योंकि 100 ही सीपी है ना, 100 पे जितना वैल्यू होता है उतना ही परसेंटेज होता है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार है, उसने एक आर्टिकल को उसके लागत मूल्य से, मतलब उसका जो सीपी था उससे 50% ज़्यादा मार्क किया, और फिर एक ग्राहक को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया 10% और 20% का, और उसको बेच दिया। कितने में? ये नहीं दिया हुआ है, बस बता रहा है कि 80 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। तो पूछ रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या था, ठीक है। देखिए यदि हम बात करें कि यदि उसका सीपी हम 100 मान लें, तो उसने मार्क कितना किया? 50% ज़्यादा, यानी कि 150 मार्क किया, ठीक है। इसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया 10% और 20% का, तो चाहे तो आप इनका 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लीजिए सक्सेसिव के फॉर्मूले से, या तो आप इसको 2 बार डिस्काउंट करके देख लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है। तो मैं इसको 2 बार डिस्काउंट करके देख लेता हूँ। आप चाहें तो इसमें सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, लेकिन मेरे लिए यहाँ पे इसका डिस्काउंट करके देखना ज़्यादा आसान है। तो 150 पे पहले हम क्या करेंगे कि जो ज़्यादा परसेंट है उसको डिस्काउंट दे देंगे, तो 150 पे जब 20% का डिस्काउंट देंगे तो 30 का डिस्काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा अमाउंट? 20% का डिस्काउंट देने के बाद ये हो जाएगा 120 रुपये, और फिर 10% का डिस्काउंट देंगे, यानी कि 12 रुपये का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो 12 रुपये का डिस्काउंट देंगे तो 108। कहने का मतलब है उसने 100 रुपये की चीज़ को 150 मार्क किया और 2 बार डिस्काउंट दिया 20 और 10 का, और 108 पे बेच दिया, और उसको 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ से देखिए यदि उसकी सीपी
100 है और सेलिंग प्राइस 108 है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 8 का प्रॉफिट हुआ ना। और सवाल में इसी 8 बराबर 80 रुपया दिया हुआ है। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस कितनी है। तो 8 बराबर यदि 80 रुपया है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 रुपया। 1 यूनिट बराबर 10 रुपया। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 108। तो 108 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1080 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार दो टाइप के दाल रखता है। एक की कीमत 60 रुपया पर किलो है और एक की कीमत 90 रुपया पर किलो है। उसको मिक्स करता है। आपको पता करना है कि किस रेशियो में मिक्स करता है। कि जब उस मिक्स दाल को, मिक्सचर को 84 रुपीज़ पर किलो में बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे कि 84 पे बेचने पे यदि उसको 20% का प्रॉफिट होता है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। या तो हम ये भी कर सकते हैं कि इस 60 को भी 20% बढ़ा दें, इस 90 को भी 20% बढ़ा दें और सीधा सीधा 84 से एलिगेशन निकाल के देख सकते हैं। ठीक है। हम वैसे भी सवाल बताए हुए हैं आप लोगों को पुराने शिफ्ट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये निकाल लेते हैं कि यदि उसको 84 में बेचने पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसका मिक्सचर का दाम क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 1/5। यानी कि 5 की चीज को वो 6 में बेच रहा है, यही हुआ ना मतलब। तभी तो वो 20% का प्रॉफिट ले रहा है। और सवाल में दिया 84 में बेच रहा है। तो 6 की वैल्यू यदि 84 है तो कितना गुना है? 14 गुना है। तो सीपी उसकी कितनी 14 गुनी हो जाएगी। यानी कि जो मिक्सचर है उसका सीपी कितना, 70 रुपया होगा। अब सवाल आसान हो गया, मतलब 60 रुपये की दाल को और 90 रुपये की दाल को जब मिलाता है तो उसको 70 रुपये की दाल मिलती है। इसी 70 रुपये की दाल को जब वो 20% प्रॉफिट में बेचता है तो 84 में बेचता है। ठीक है। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि ये जो दोनों दाल मिला है 60 और 90, इसको किस रेशियो में मिला है। तो यहाँ से आप एलिगेशन से निकाल लेंगे, 90 माइनस 70 20 और 70 माइनस 60 10। यानी कि रेशियो क्या हो गया इनका, 2:1। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक इफिशियंट है और जिसके कारण ए जो है बी से 60 दिन कम में काम पूरा कर लेता है। तो आप लोगों से पूछ रहा है यदि वो दोनों साथ में काम करें तो कितना टाइम लगेगा उन्हें काम करने में। ठीक है। तो देखिए ए और बी का कैपेसिटी दिया हुआ है, कैपेसिटी का रेशियो। तो ए और बी का जो कैपेसिटी है वो 3:1 में है, क्योंकि सवाल में बोला है कि बी से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है ए। तो कैपेसिटी 3 गुना ज़्यादा होगी ना। अब अगला लाइन बोल रहा है कि यदि इसकी कैपेसिटी 3:1 में है ना, तो इनको जो नंबर ऑफ डेज लगेगा इसका उल्टा लगता है। मतलब 3:1, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उसको काम करने में कम समय लगेगा ना। तो इसकी जो डेज है, वर्किंग डेज, कि ये कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, ये 1:3 हो जाएगा। मतलब ठीक ये वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है। 3:1 तो 1:3। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना दिन का डिफरेंस आ रहा है, 2 दिन का, लेकिन सवाल में 60 दे रहा है। तो यदि ये 2 दिन के बराबर 2 यूनिट बराबर 60 है, ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 30। यानी कि ए को काम करने में कितने दिन लगेंगे, 30 दिन। यहाँ से अब इसको 30 दिन कर लेते हैं। और बी को काम करने में कितने दिन लगेंगे, बी को काम करने में लगेंगे 1 यूनिट बराबर 30 है तो 3 यूनिट बराबर 90। इसको 90 लिख लेते हैं। अब देखिए, हमें इनका नंबर ऑफ डेज पता चल गया, हमें इनकी कैपेसिटी पता चल गई और हमें पता है काम कितना होता है। काम होता है कैपेसिटी इंटू नंबर ऑफ डेज। दोनों जगह से आप निकाल लीजिए। यहाँ से भी जब कैपेसिटी को नंबर ऑफ डेज से गुना कीजिएगा तो 90 मिलेगा। यहाँ भी जब कैपेसिटी को नंबर ऑफ डेज से गुना कीजिएगा तो 90 मिलेगा। मतलब काम कितना है, 90। ठीक है। तो 90 काम को अब पूछ रहा है जब दोनों मिलके करेंगे तो दोनों की मिक्स कैपेसिटी कितनी है, 3 + 1 4 है। जब दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो 90/4 यानी कि 22.5 दिन में। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक साइकिलिस्ट है जिसको 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और 4 घंटे 48 मिनट साइकिलिंग करने के बाद वह यह पाता है कि उसने टोटल डिस्टेंस का 4/5 ही कवर किया है। तो उसका स्पीड क्या है ये पूछ रहा है। तो स्पीड होता क्या है, स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है कि उसने उसको 80 किलोमीटर कवर करने थे लेकिन उसका सिर्फ 4/5 ही कवर कर पाया। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 64 किलोमीटर। ठीक है। और टाइम भी दिया हुआ है 4 घंटे 48 मिनट। तो 4 घंटे 48 मिनट को हम लोग घंटे में बदल लेते हैं। रीजन ये है कि हमारे पास सारे ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 48 मिनट को जब आप घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो इसको जब 6 से काटिएगा तो ये हो जाएगा
8 छक्के 48 और ये हो जाएगा 10, यानी कि 8/10। तो ये कितना आ गया 4 प्लस 0.8, यानी कि टाइम कितना लगा 4.8 आवर। ठीक है, अब आपको स्पीड निकल जाएगा, स्पीड डिस्टेंस कितना है 64 और टाइम कितना लगा 4.8 आवर। यहाँ से जब आप काटिएगा एक जीरो ऊपर ले जाइए, 16 चौके 64 और 16 तिया 48, यानी कि 40/3 और 40/3 यानी कि 13.33, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि सारा ने 3 अलग अलग स्कीम में पैसे लगाए, एम एन और ओ, और उस स्कीम में जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10% पर एनम, 12% पर एनम और 15% पर एनम मिल रहा है, और उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 2282 रुपये का हुआ। ठीक है, 2282 रुपीज़ का एक साल में। और ये दिया हुआ है कि उसने एम में जो पैसे लगाए, ओ में जो पैसे लगाए, वो एम में जो पैसे लगाए थे उसका 180% है और एन का 250% है। कहने का मतलब ये है, तो आप लोगों से पूछा है कि उसने स्कीम एन में किसने पैसे लगाए, तो पहले हमें ये पता लगाना है कि स्कीम एम एन और ओ में उसने कितने कितने पैसे लगाए। तो इस लाइन को देखिए, यहाँ पे वो बोल रहा है कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ओ वाज 180% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम एम। ठीक है, यानी कि एम में उसने जितने पैसे लगाए, यदि एम में 100 लगाए तो ओ में उसने इससे 180% लगाए। 180% ज़्यादा नहीं, इसका 180%, तो 100 का 180% कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। फिर उसने अगली लाइन बोली है कि ओ ने, मतलब उसी को कंटिन्यू है वही लाइन, इसमें बोला है कि और 250% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम एन, और ये जो ओ है वो स्कीम एन में लगाए हुए पैसों का 250% लगाता है। तो मान लेते हैं स्कीम एन में यदि 100 लगा था तो ओ में कितना लगा 250, इसी का 250%। सवाल में ये भी दिया हुआ है, मतलब स्कीम एन में जितना लगा था एम में उसका 180% ओ ने लगाया, और स्कीम एन में जितना लगा था उसका 250% ओ ने लगाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे। जब इसका रेशियो निकालेंगे तो मैंने बताया था कि पहले इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो आता है वो लिख लेते हैं। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 20 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसको 20 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 9:5 हो गया। और जब इसको 50 से काटेंगे तो 2 बार में, और इसको 50 से काटेंगे तो 5 बार में। ठीक है, इसका जब कंबाइंड रेशियो निकालना है तो मैंने बताया था इस वाले वैल्यू को इधर एक्सटेंड कर देते हैं, तो 9 को यहाँ 9 लिख लेंगे और 5 को इधर एक्सटेंड कर देंगे, 5 लिख देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे 9 इंटू 5 45, और यहाँ पे 5 इंटू 5 यानी कि 25। ठीक, यानी कि इन्होंने इस रेशियो में इन्वेस्ट किया था। यहाँ तक निकल गया। अब इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, इन्होंने इस रेशियो में इन्वेस्ट किया। अब इसका परसेंटेज निकालना है, यानी कि स्कीम एन में जो प्रॉफिट हो रहा था, जो परसेंटेज रिटर्न मिल रहा था वो दिया हुआ है स्कीम एन में 15%। ठीक है, यानी कि इसका 15%। स्कीम ओ में कितना मिल रहा था, ओ में, सॉरी ओ में 15% है और एन में 12% है, इसमें 12% है, और एम में 10% है। ठीक है, ये है। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक जीरो बिठा लेते हैं, 180, 450 और 250 मान लेते हैं। ठीक है, आप लोगों से पूछ रहा है कि यदि टोटल उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 2282 रुपये का हुआ, तो यहाँ से यदि प्रॉफिट देख लेते हैं तो 180 का जब 12% बढ़ाइएगा तो 10% 18 और 2% 3.6, यानी कि उसको 21.6 रुपये यहाँ से प्रॉफिट मिला, इंटरेस्ट मिला। यहाँ से 45 का 15% यानी कि 45 और 22.5 67.5 यहाँ से मिला, और 25 का 10% तो 25 ही हो जाएगा, यानी कि उसको जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो इन तीनों का सम मिला। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 60 70 80 और 90 100। 100 यहाँ से हो गया 112 100 साढ़े 12 100 साढ़े 13 114.1 इतना मिला। ठीक है, और सवाल में इसी 114.1 की वैल्यू दी हुई है कितनी 2282 रुपये ना, और आप लोगों से पूछ रहा है कि एन ने कितना इन्वेस्ट किया था, तो एन ने 180 रुपये इन्वेस्ट किया था ना, 180 यूनिट,
यानी कि 114.1 का वैल्यू दिया हुआ है और आपको 180 की वैल्यू निकालनी है, यही सवाल है। तो 114.1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2282 रुपये, और आपको निकालना किसका वैल्यू है? 180 का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? 2282 गुना 114.1 गुना 180, यही होगा। ये एक जीरो यहाँ जाएगा। 1141 से 2282 दो बार में कैंसिल आउट हो रहा है। 1800 गुना 2 कितना आ जाएगा? 180 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3600। यानी कि एन ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? मतलब स्कीम एन में कितने पैसे इन्वेस्ट किए गए थे? 3600 रुपये। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि आप जब 26 को टारगेट कीजिएगा, सीजीएल 26 को, तो उसमें 15 मिनट में जब आपको 25 सवाल बनाने हैं, तो वैसे में मतलब ज़्यादा आपको स्किपिंग स्किल पे काम करना होगा, किस सवाल को स्किप करना है। तो जो ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल है, जैसे ये सवाल थोड़े कैलकुलेटिव थे, इसमें आप कितना भी स्पीड में कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको 1 मिनट तो इसमें जाना ही है। तो ऐसे सवालों को आप फर्स्ट राउंड में स्किप करके निकल जाएं। जब आपके पास समय बचेगा तो आप ऐसे सवालों को अटेम्प्ट करें जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। ठीक है, आई थिंक अभी तक ये 14 सवाल में एक या दो सवाल, ये एक सवाल और एक सवाल पहले मिला था जो थोड़ा कैलकुलेटिव था। ठीक है, तो समझदारी इसी में होती है कि हम सवाल को स्किप करके निकल जाएं, और हमारे पास जब टाइम बचेगा तो हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना। ठीक है, सारे सवाल बनाना नहीं, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना हमें फ़ायदा होगा। आइए अगले सवाल पे। तो इसीलिए हमें स्किपिंग स्किल पे भी काम करना होगा कि कौन से सवाल हमें स्किप करने होते हैं। ठीक है, ये अगला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट h है और वो ग्राउंड पे है। ठीक है, जब एक पॉइंट P से उसको देखा जाता है पोल को, तो वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और जब दूसरे पॉइंट Q से देखा जाता है जो कि P से 10 मीटर आगे है, तो वहां से वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पूछ रहा है कि पोल की हाइट क्या है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक पोल है, बोल रहा है ये पोल है, इसकी हाइट h दी हुई है। ठीक है, बोला इस पोल को जब ग्राउंड पे सिचुएटेड कोई पॉइंट P से देखा जाता है तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, मान लेते हैं ग्राउंड है, ग्राउंड से इसने 60 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक, जब इस P से थोड़ा सा आगे एक पॉइंट और है Q, ये मान लेते हैं ये Q है, जब यहाँ से देखा जाता है तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। सवाल ये है, और इस P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर का है। तो आप लोगों से पूछ रहा है हाइट कितनी है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि टेन 60 क्या होता है? √3/1, और टेन 60 p/b होता है। मतलब इस 60 के सामने इसको √3 मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं, क्योंकि टेन 60 √3/1 होता है, तो 1 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। और टेन 30 क्या होता है? टेन 30 होता है 1/√3, यानी कि यही वैल्यू फिर 1 है। ठीक है, और ये पूरी √3 हो गई, क्योंकि टेन 30 1/√3 है। तो इसके लिए टेन 30 के लिए ये पूरा p का काम करेगा और ये पूरा b का काम करेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस का। ठीक है, तो p कितनी हो गई? एक, और बेस कितनी हो गई? √3, 30 डिग्री के लिए। अब देखिए, यदि यही हाइट है, एक के लिए एक आ रहा है और एक के लिए √3 आ रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता ना। तो दोनों को इक्वल बनाना होगा हमें। तो इस 1 को भी हम जब √3 बनाएंगे तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी √3 से मल्टीप्लाई होगा। होगा, ये √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा वैल्यू इसका? 3। ठीक है, अब आप बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस यदि 3 है सवाल में, और ये डिस्टेंस 1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 3 - 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 मीटर। तो 2 यूनिट बराबर यदि 10 मीटर दिया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5 मीटर। और आपको निकालना क्या है? निकालना है कि इस खंबे की हाइट कितनी है। तो खंबे की हाइट तो √3 निकाली ना हमने, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो 1 यूनिट बराबर यदि 5 मीटर है, तो √3 यूनिट यानी कि खंबे की हाइट कितनी हो जाएगी? 5 √3 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक राइट सर्कुलर कोन है, यानी कि शंकु है, और उसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और उसका हाइट भी है 24 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इस शंकु में, इस कोन में एक स्फेयर को डाला जाता है, यानी कि गोला को, और इस तरह से डाला जाता है कि जो स्फेयर है वो कोन के बेस को और स्लैंटेड सरफेस को, देखिए सवाल ये है कि ये एक
कोन है, ठीक है। इस कोन में जब एक स्फीयर को डाला जाता है, इस फिगर को जब हम 2D में देखते हैं तो ऐसा बनेगा, ठीक है। हमने क्या किया कि एक कोन था शंकु, उसमें एक गोले को डाल दिया हमने। तो सवाल ये बोला है कि ये जो गोला है वो इन दोनों सरफेस को, यानी कि ये स्लैंट सरफेस है ना, तिरछी ऊंचाई, तिरछी सतह जिसको बोलते हैं, स्लैंट सरफेस को टच कर रहा है और साथ में इसके बेस को भी टच कर रहा है। कोन का जो बेस है तीनों जगह से टच कर रहा है। और इसमें कोन का रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कोन का यदि रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। कोन का रेडियस 7 है तो डायमीटर 14 हो जाएगा। और इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है, ठीक है, कितना, 24, ठीक है। आप लोगों से पूछ रहा है कि ये जो स्पेयर है इसका रेडियस कितना होगा। देखिए, जब आप इस फिगर को, कोन और स्पेयर को जब आप कंपेयर कीजिएगा ट्रायंगल और सर्कल के साथ, मतलब ये मान लीजिए कि ये कोन था ही नहीं, ये ट्रायंगल था। क्योंकि जब आप कोन को, किसी भी कोन को जब आप, यानी कि शंकु को 2D फिगर पे देखेंगे तो एक ट्रायंगल नजर आएगा, यही कोन है। लेकिन जब आप इसको 2D फिगर पे देख रहे हैं तो ट्रायंगल जैसा लग रहा है ना। और जब आप किसी गोले को, यानी कि स्पेयर को जब आप 2D फिगर पे देखिएगा तो ये एक सर्कल नजर आएगा। तो सवाल में हम ये मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है जिसका बेस 14 है और हाइट 24 है, ठीक है। और ट्रायंगल कैसा है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये दोनों भुजा बराबर होती है। शंकु में भी तो यही होता है ना कि ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। और आपको हाइट दिया हुआ है कितना, 24। यदि आपके पास हाइट 24 है, ठीक है, और ये 7 है, यहाँ से यहाँ तक तो 7 ही है ना, तो आप स्लेंट हाइट निकाल लेंगे, पाइथागोरस से 25 हो जाएगा, तो ये 25 है। तो इसी स्पेयर का, यानी कि इसी सर्कल का 2D फिगर में जब आप देखिएगा, इस सर्कल का, इस पे सॉरी, सर्कल का हमें रेडियस निकालने बोल रहा है। इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस का सीधा सीधा जो फॉर्मूला होता है वो हम लगा देते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, जब कोई भी सर्कल किसी ट्रायंगल में इंस्क्राइब्ड है, किसी ट्रायंगल के अंदर इस तरह से है कि उसके तीनों भुजाओं को टच कर रही है, मतलब किसी ट्रायंगल में एक सर्कल है जो कि इसके तीनों साइड को टच कर रही है, तो उस सर्कल का जो रेडियस होता है वो होता है डेल बाय एस। डेल क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे डेल क्या है, ट्रायंगल का एरिया, और एस क्या है, उसका सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, ठीक है। तो हमें यही निकालना है, डेल बाय एस की वैल्यू निकालनी है। तो डेल क्या है, यदि इस ट्रायंगल को हम देखें, इस ट्रायंगल को, तो डेल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मतलब एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमें पता है 14 और हाइट भी दिया हुआ है सवाल में 24। जो हाइट कोन का है वही हाइट तो हमारा ट्रायंगल का भी होगा ना, 24 हो गया, यानी कि इसका एरिया ये हो गया। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो सेमी पेरीमीटर होता है इसके तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, यही तो होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये साइड है 25, ये साइड है 25, 25 25 50 और ये है 14, यानी कि 64 इसका पेरीमीटर है। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 64 का आधा, यानी कि इसका तीनों जो साइड है a प्लस बी प्लस सी है 64। तो s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि s हो जाएगा 32, ठीक है। ये आ गया हमारा रेडियस। इसको रेडियस जब आप निकालिएगा तो ये 7 से हो जाएगा, ये 8 या 24 और ये 8 चौके 32, कितना आ गया 21/4, और 21/4 कितना हो जाएगा 5.25, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक रेगुलर ऑक्टागन है, ऑक्टागन होता है अष्टभुज, मतलब रेगुलर ऑक्टागन का मतलब होता है एक ऐसा फिगर है जिसमें 8 भुजाएं हैं और आठों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, उसके जितने भी साइड्स होते हैं उसका सम। तो इसमें 8 पेरीमीटर हैं, मतलब 8 साइड्स हैं और हर एक साइड ए यूनिट का है। तो इसका पेरीमीटर कितना है, 80, यही दिया हुआ है। पेरीमीटर 8 ए होगा ऑक्टागन का, इक्वल टू 80 दिया हुआ है। तो आप लोगों से साइड पूछ रहा है तो साइड सिंपल 10 निकल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक सर्कुलर व्हील है जिसको 8 इक्वल सेक्टर में बांटा गया, मतलब एक सर्कल है, सीधा सीधा ये समझिए, इसको 8 हिस्से में डिवाइड किया गया, ठीक है। ये छोटा, एक हिस्सा, दो हिस्सा, 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। इसमें बोल रहा है कि एक जो हिस्सा है
उसका एरिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका रेडियस पूछ रहा है। आप ये बताइए, यदि सर्कल के एक हिस्से का एरिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पूरे सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? 8 इंटू 45 होगा, क्योंकि टोटल 8 हिस्से हैं इसके। ये उसका एरिया हो गया, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ से जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 इंटू 45 डिवाइडेड बाय पाई, तो पाई ये 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर चले जाएगा, 11 से मतलब 2 से 11 और 2 से यहाँ से 4, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 45 इंटू 28/11। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, यदि इस 11 से आप इस 45 को 4 बार में भी काटते हैं, मतलब हालांकि ये 4 बार से ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि 11 से जब आप 44 को काटिएगा तो ही 4 मिल जाएगा, या 45 है तो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हम 4 ही मान लेते हैं। तो ये 28 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 56, यानी कि 112 हो जाएगा। 28 इंटू 4 112। आर स्क्वायर 112 है तो आर की वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये 100 से ज़्यादा है, तो आर की वैल्यू 10 से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर सी एकमात्र ऑप्शन है हमारे पास। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है एक प्रिज्म है जिसका लेटरल सरफेस एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो उससे पेरीमीटर पूछ रहा है कि उसका जो बेस है उसका पेरीमीटर कितना होगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, कि जो प्रिज्म है उसका लेटरल सरफेस एरिया जो होता है प्रिज्म का, लेटरल लेटरल सरफेस एरिया ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो सरफेस एरिया आप लोगों को लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है 240, पेरीमीटर ऑफ बेस निकालना है, इसको x मान लेते हैं, और हाइट भी दिया हुआ है 8, तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू? 240/8 यानी कि 30, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान था। अगला सवाल, ये y बराबर 2x+1 और x बराबर -x+4, y बराबर -x+4, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, इससे वैल्यू निकालना है x और y का। ठीक है, तो x और y का जब वैल्यू निकालिएगा तो आप जब इसको पुट कीजिएगा तो भी आंसर मिल जाएगा। एक एक करके ऑप्शन डाल के चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। या तो आप क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोनों y के बराबर है ना, ये भी y के बराबर है, ये भी y के बराबर है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2x+1 बराबर -x+4, यहाँ से आ जाएगा x बराबर कितना आ गया 3, यानी कि x बराबर 3, सही है, 3x नहीं 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 3x बराबर 3 आएगा। 2x और -x जब इधर जाएगा, गलती होगी थोड़ी सी, 2x और -x जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, और x बराबर 1 हो गया तो ऑप्शन नंबर एक ही है जिसमें x बराबर 1 है। ठीक है, यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं आप, या तो इसमें डाल लीजिए या तो इसमें डाल के देख लीजिए कि जब आप x को 1 डालिएगा तो y कितना आ जाएगा, y है 2x+1, और यहाँ पे x की वैल्यू जब आप 1 डालिएगा तो y 3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, इसको सिंप्लीफाई करना है और सारे में ऑप्शन √2 के साथ वैल्यू है ऑप्शन में, तो सब में √2 बचेगा। देखिए ये जो 98 है ये 49 इंटू 2 है, तो 49 से 7 निकल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 7√2, माइनस ये कितना है 16 इंटू 2 है, 16 गुना 2, तो 16 में से 4 निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा 4√2। ये 50 है तो 25 गुना 2, 25 में से 5 निकल जाएगा तो 5√2। 7 और 5 12, 12 माइनस 4 8√2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, अगला सवाल है कि दो सर्कल हैं एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, तो कितने कॉमन टेंजेंट हो गए? एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया। ठीक है, ये दो सर्कल हैं, जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करें, एक ही जगह अंदर से टच करें, ये वाली पॉइंट पे टच कर रहे हैं ना, तो इसमें सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है। आप दूसरा कोई भी ऐसा लाइन खींच के दिखा दीजिए जो कि दोनों सर्कल पे टचिंग लाइन हो, नहीं निकलेगा। मतलब दो सर्कल जब भी एक दूसरे को इंटरनली टच कर रही हो तो उसमें एक ही कॉमन टेंजेंट होता है, यानी कि एक ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है, ऑप्शन नंबर बी। जब बाहर से करता, मान लेते एक सर्कल ये हो गया, ठीक है, एक सर्कल ये हो गया, ये दोनों बाहर से टच कर रहा है एक दूसरे को, तो कितना कॉमन टेंजेंट होता? एक यहाँ पे टच कर रहा है
ये एक कॉमन टेंजेंट, एक ये होता, 2, एक ये होता, 3, 3 हो जाता ना। और एक दूसरे को दूर से यदि दोनों दूर दूर से सिचुएटेड होते हैं तो कितना होता, एक ये हो जाता, एक ये हो जाता 2, एक यहाँ से 3, ठीक है, और एक ये हो जाता, टोटल 4 हो जाते हैं, ठीक है। समझ गए सारा सिचुएशन। अगला देखते हैं। अगला है कि दो कोड हैं ए बी और सी डी, ठीक है, और दोनों का लेंथ बराबर है और 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेंटर से, मतलब एक सर्कल है उसमें दो कोड हैं, ठीक है, ए बी और सी डी, ठीक है, मान लेते हैं इधर है ये। बोला है कि ये जो है सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है, यानी कि सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है। और जब भी सेंटर से हम लोग डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो वही हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। और ये लाइन कोड को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आपको ये दिया हुआ है कि इसका रेडियस जो है वो 26 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 26 है। तो पूछ रहा है ए बी की लंबाई कितनी है, तो सी डी का तो काम ही नहीं है, ये तो ऐसे ही दे दिया इसने। तो आप लोगों को पता है कि यदि ये 10 है, ये 26 है, तो पाइथागोरस से ये 24 हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का। यदि ये 24 है तो पूरी ए बी 48 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बराबर हिस्सों में बांटता नहीं है। तो ये 24 है यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल 48, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए बी का लेंथ कितना आ गया 48। अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है कि एक सर्कल का सेक्टर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, मतलब सर्कल है उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसमें एक सेक्टर है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब एक कोड 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो पूछ रहा है कि उस सेगमेंट का एरिया क्या होगा। मैंने बताया था कि यदि कोई सर्कल है और इसमें कोई भी कोड आप खींचते हैं तो ये कोड क्या करती है, दो सेगमेंट बनाती है। मान लेते हैं इसमें हमने कोड ए बी खींच लिया, तो दो सेगमेंट बनाती है, एक तो माइनर सेगमेंट मतलब छोटा हिस्सा सर्कल का, ठीक है, और एक बड़ा, दो अलग अलग सेगमेंट बनाती है, ठीक है। तो सेगमेंट हमने किसको बोला, ये जो रेड वाला मार्क्ड एरिया है ये सेगमेंट है, हमें इसी का एरिया निकालना है, इस सेगमेंट का। ये हम निकालेंगे कैसे, तो इसका जो और एक सेक्टर होता है, सेक्टर क्या होता है, कोई भी कोड सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इस पूरे हिस्से को हम लोग सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो आप खुद बताइए, जब सेक्टर में से, ये पूरा सेक्टर है, जब इस सेक्टर में से ये वाला एरिया मतलब ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो हम सेक्टर का एरिया पहले निकालेंगे। सेक्टर का एरिया क्या होता है, मैंने बताया था कि किसी भी सर्कल के सेक्टर का एरिया होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और उसमें से हमें ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ठीक है, ये दोनों 6 और 6 है, और इसके बीच का कोण कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यदि कोण है तो ये भी तो 6 हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों भी तो एंगल बराबर बराबर है, तो 60, तो ये तीनों एंगल 60 के हो गए, और जब तीनों एंगल 60 के हो गए तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ए उसका साइड है जो कि 6 है, 36, ए का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36। तो ये हमारा सेक्टर का एरिया था, इसमें से जब हमने ट्रायंगल का एरिया माइनस किया तो हमें ये रेड एरिया मिल गया सेगमेंट का, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, थीटा कितने के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है, तो ये 60 डिवाइडेड बाई 360 कितना आ जाएगा 1/6, थीटा 60 है, 1/6 यहाँ से आ गया, पाई ये हो गया, और आर की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और माइनस √3/4, तो ये हो जाएगा √3 इंटू, इससे कट जाएगा 9 बार में, 9 चौके 36, 9√3। आप यहाँ से देखिए क्या आ गया आपका आंसर, ये आ गया, इससे 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 6 पाई माइनस 9√3, कौन सा आंसर होगा 6 पाई माइनस 9√3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इसको फ्रैक्शन में, ये एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि जब भी कोई नंबर बार बार अपने आप को रिपीट करे
जैसे 0 पॉइंट यहाँ पे 12 है, 0.12 बार-बार रिपीट कर रहा है तो इसको लिखा जा सकता है 0.12 का बार, मतलब ये नंबर 12 बार-बार रिपीट होगी, ठीक है? तो इसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद, इस दशमलव के बाद कितने नंबर ऐसे हैं जिस पे बार है, ठीक है? तो 2 नंबर है, तो 2 बार हम लोग 9 लिख लेते हैं, ठीक है? 2 बार हमने 9 लिख लिया और ऊपर कितना नंबर है, वो लिख लेंगे सीधा-सीधा, तो 12 डिवाइडेड बाय 99 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है? समझ गए? मतलब जो नंबर बार-बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 12, 12, 12 रिपीट हो रहा है ना, तो हम इस नंबर को सीधा-सीधा ये लिख सकते हैं 0.12 का बार, मतलब इसमें 12 बार-बार रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखा जा सकता है जो नंबर बार-बार रिपीट हो रहा है उसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है? डिवाइडेड बाय 99। इसमें और भी टाइप होते हैं, जब हम डिटेल में इस चीज़ को, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे। यहाँ से हमें आंसर क्या मिल गया 12/99, ठीक है? तो 12/99 ऑप्शन में है नहीं, ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 4 बार में और ये 3 से कटेगा 33 बार में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? हो गया आज का। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है? मिलते हैं अगले शिफ्ट के पेपर के साथ। बाय।